एवरीवन, स्वागत है आप सभी का गूगल केमिस्ट्री क्लासेस पर। मैं हूं आनंद ओझा। आज एक बार फिर से इस लेक्चर सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके सामने थर्ड लेक्चर लेकर उपस्थित हो चुका हूं, जो कि रिफ्रैक्शन है। बेसिकली आप टॉपिक ऊपर देख पा रहे होंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, अभी तक आपको 2 वीडियोज़ लेक्चर इसलिए नहीं मिल पाए क्योंकि उसको हम एक तरह से अरेंज सीक्वेंशियल मैनर में नहीं कर पाए हैं। उसको जल्दी से जल्दी आज तक भर में सीक्वेंशियल मैनर में अरेंज करके आज या कल तक भर में यूट्यूब पर डाल दिया जाएगा। तो सबसे पहले मैं एक मैनर आपको ही बता दे रहा हूँ कि कैसे किस तरीके से वो सीक्वेंशियल ऑर्डर में अरेंज होगा। मैंने जो सबसे पहला वीडियो लिया है वो बेसिकली लिया है कि जिसमें आपको ऑप्टिक्स यानी वेव ऑप्टिक्स और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के बीच में डिफरेंस बताया गया है। दूसरा बताया गया कि किस तरीके से ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हमने क्या क्या टॉपिक जैसे रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन पढ़ना है, इसके बारे में मैंने डिस्कस किया है। और उसके बाद उसी पहली वीडियो की बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद उसी वीडियो में मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में रिफ्लेक्शन और उसके लॉज यानी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन की इन डिटेल डिस्कशन मैंने उसमें कर दिया है। साथ ही साथ अब आ जाएंगे आप सेकंड वीडियो में। सेकंड वीडियो में आपको मिलेगा रिफ्रैक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन मिल जाएगा, यानी इसके डिटेल डिस्कशन है। साथ ही साथ आपको डेंसर, रेयर एंड मीडियम के बारे में पता चल जाएगा वहाँ इन्फॉर्मेशन। और उसके बाद आपको मिल जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा खासा मिल जाएगा, जहाँ मैंने बहुत बढ़िया से कराया है। और साथ ही साथ कॉम्बिनेशन ऑफ मीडिया के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस के बीच का रिलेशन क्या होगा, उसके बारे में भी जो वीडियो हमने बनाया है वो भी आपको फाइनली मिल जाएगा। किसमें? उस 2 वीडियो के अंदर। यानी 2 वीडियो के अंदर आपको लगभग 5 से 6 टॉपिक मिलेंगे जो कि बेसिक से लेकर थोड़ा सा ऊपर के लेवल तक है। ठीक है ना। आज का जो वीडियो हमारा है, लेक्चर सीरीज शुरू होगा। अब मैं पूरी कोशिश करूँगा कि एक 2 टॉपिक एक सीरीज़ में बनाऊँ, जिससे कि आपको पढ़ने में भी आसानी हो और चीज़ें आराम से आप एक बार में क्या कर पाएँ, क्लियर कर पाएँ। ठीक है। क्योंकि देखिए होता क्या है कि नंबर ऑफ़ वीडियोस भले ज़्यादा हो जाएं, बट अगर आपको मैं एक टॉपिक 2 टॉपिक पर बनाकर वीडियो दूंगा ना, तो आपको बहुत आसान होगा चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में, समझने में। यानी वो फ्रूटफुल होगा आपके लिए, मज़ा आएगा आपको उससे समझने में। तो चलिए आज इसी सिलसिले में मैं लेकर शुरू हुआ हूँ, जहाँ पर मैंने ख़त्म किया था कॉम्बिनेशन ऑफ मीडिया वाला कॉन्सेप्ट। वहाँ के बाद से अगला वीडियो जो पड़ेगा आपका वो पड़ेगा रिफ्रैक्शन के अंदर ही। यानी रिफ्रैक्शन के लगभग 3 से 4 वीडियो आपके मिलेंगे। रिफ्रैक्शन के अंदर ही आपको मिलेगा रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ का रिलेशन और कॉन्सेप्ट। आज इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे और इस पर डेरिवेशन करेंगे। यहीं पर हमारा क्या होगा, कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए तो हम शुरू करते हैं आज का जो टॉपिक है हमारा। एक सेकंड। ठीक है। अब देखिए, अब हमारा जो टॉपिक है वो है रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ का। अब आज अगर मैं आपको समझाऊं कि रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ का मतलब एग्जैक्टली होता क्या है, तो अगर आप समझना चाहेंगे तो बहुत आसान है, बहुत ही रियल वे में है। ऐसा कुछ बहुत टफ नहीं है इसके अंदर, नाम से क्लियर है। रियलिटी और एपरेंट का मतलब होता है, इसको आप ऐसा समझिएगा, रियल का मतलब है रियलिटी से। ठीक है। रियल का मतलब रियलिटी से है और एपरेंट का मतलब है शो करने से, शो। ठीक है ना। यानी आपकी रियलिटी क्या है और आप शो क्या कर रहे हो या आप दिखा क्या रहे हो, दीज आर द 2 डिफरेंट थिंग्स। बहुत ध्यान से समझिएगा। रियल लाइफ से कोरिलेट करके मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर रियलिटी की बात करेंगे तो दुनिया में जो भी काम आप कर रहे हो, जो जैसे हो आप, आपका जो रियल नेचर है, जो आपका वेरी नेचर है, दैट इज़ योर रियलिटी। बट उस नेचर के बियॉन्ड अगर आप कुछ भी कर रहे हो, दैट इज़ शो और दैट इज़ एपरेंट थिंग। यानी जो दिख रहा है या जो दिखा रहे हो आप सामने वाले को, वो आप दिखावा कर रहे हो एक तरीके से, वो शो कर रहे हो कि आप ऐसा भी कर सकते हो, ये भी सोचते हो, ये भी सोचते हो। बट इन रियलिटी आप हो क्या, आप क्या सोचते हो, वो सिर्फ और सिर्फ आपका नेचर जिस तरीके से बना है, आपको जिस तरीके से बनाया गया है, वो इन रियल में आप जैसे होंगे, दैट इज़ योर रियलिटी। मतलब अगर आप किसी के लिए सोचते हैं कि सामने वाला इंसान बहुत अच्छा है, लेकिन मन में जाके या फिर बाद में जाकर आप ये सोचते हैं कि साला बेकार आदमी है, तो इसका मतलब क्या कि इन रियल में आप वही हैं, बेकार आदमी सोचने वाले ही हैं कि जो उसके बारे में आप सोच रहे हैं बेकार है। बट आप शो क्या कर रहे हैं, दैट पर्सन इज़ गुड पर्सन और दैट पर्सन इज़ वेरी गुड पर्सन और अच्छा आदमी है। तो उसके बारे में आप ये बता सकते हैं कि शो जो आप कर रहे हैं दैट इज़ एपरेंट थिंग है, जो आपकी रियलिटी है, यानी जो आप रियल में हो, दैट इज़ योर रियलिटी। मीन्स अगर मैं इसको साइंस में समझूं तो मान लीजिए हमारे पास, अब यहीं से मैं शुरू कर रहा हूँ, मान लीजिए हमारे पास एक कंटेनर है जिसके अंदर क्या है, पानी भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है। ठीक। यहाँ पर हमने कोई मटेरियल रखा है। ठीक, ध्यान समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से। यहाँ पर हमने कोई मटेरियल रखा है, कोई कॉइन रखा है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई कॉइन रखा है। तो कॉइन क्या होगा, अब पहले आप इसके फिगर बनाने से पहले थोड़ा सा एक सेंस में अगर आप समझना चाहेंगे तो मैं आपको और समझा देता हूँ। यहाँ पर ये एयर है और ये वाटर है। ठीक है, आराम से समझिए।
रियल और एपरेंट डेप्थ को साइंस में या फिजिक्स में कैसे समझेंगे कि यहाँ पर आपको पता है कि ये फिनोमिना बेसिकली किस बात पर डिपेंड करेगी, रिफ्रैक्शन पर डिपेंड करेगी, आपको पता है। यानी मीडियम को यानी लाइट को एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करना ही करना पड़ेगा। सॉरी, रियली सॉरी। तो आप यहाँ पर ये देखेंगे कि अगर मैं वाटर के अंदर एक सिक्का डाल दूँ, आप देखे भी होंगे, अगर वाटर के अंदर आप एक सिक्का डाल देते हो या कोई भी ऐसी चीज़ डाल देते हो जो वाटर के सरफेस पर जाके यानी कंटेनर के सरफेस के डेप्थ पे जाकर बैठ जाती है, और फिर आप उसको ऊपर से देखने की कोशिश करते हो, तो आप पाते क्या हो कि जिस तरीके से आप उसको देख रहे हो, यानी जो ऊपर से जब आप देख रहे हो तो आपको सरफेस पर नहीं दिख रही है, वो कुछ सरफेस से ऊपर दिख रही है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा एक्सपेरिमेंटली प्रैक्टिकली आप भी देखे हैं। यानी अब अगर मैंने सिक्के को ज़मीन पर छोड़ा या सिक्का जाकर सरफेस पर बैठा है लेकिन हमको दिख रहा है सरफेस से ऊपर, सो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस? ये आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि इसके पीछे रीज़न क्या है, कि ऐसा क्यों दिख रहा है। समझ पा रहे हैं? ऐसा इसलिए दिख रहा है क्योंकि वहाँ पर रियलिटी और एपरेंट यानी रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ में के बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको क्या कर रही हैं, सोचने पर, दिखाने पर ये मजबूर कर दे रही हैं कि जो सरफेस पर सिक्का आपने छोड़ा था वो सरफेस पे ना होकर कहाँ पर आपको दिख रहा है, सरफेस के ऊपर दिख रहा है। तो जब रियलिटी में सिक्का कहाँ है, सरफेस पर, बट आपको दिख कहाँ रहा है, शो कहाँ हो रहा है, सरफेस से थोड़ा ऊपर। तो जब रियल डेप्थ किसको कहेंगे, जो हाइट यानी इसके हाइट से यानी वाटर के लेवल से ग्राउंड के लेवल तक जो हाइट है यानी जहाँ पर सिक्का रखा जाएगा, दैट इज़ रियल डेप्थ ऑफ द कंटेनर। और जहाँ पर सिक्का ऊपर की ओर दिखेगा, दैट इज़ व्हाट, एपरेंट डेप्थ ऑफ द कंटेनर। समझ पा रहे हैं? इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब आपको पता है कि हमारे पास दो मीडियम है, पहला मीडियम है एयर और दूसरा मीडियम है वाटर। पहले मीडियम एयर को मैंने मान लिया N1 और दूसरे मीडियम वाटर को मान लिया मैंने N2। ध्यान से समझिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसमें आराम से समझ में आएगा आपको। मैं फिगर अच्छे से बना देता हूँ, ठीक है, शायद आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आ रहा होगा। यह है वाटर और यह है एयर। हमने क्या देखा कि जो सिक्का यहाँ पर रखा हुआ है, यहाँ से रोशनी पहले कैसे जा रही है, सीधा जा रही है। तो आपको पता है, ये आपको पता है, आपने क्लास 10th में ही पढ़ा है कि अगर कोई भी रे अगर नॉर्मल के अक्रॉस जाती है, आराम से समझिए, अगर कोई भी रे नॉर्मल के ऊपर ओवरलैप करके ट्रैवल करती है तो वो रे बिना डेविएशन के सीधा क्या हो जाएगी, पार करके आगे की ओर चली जाएगी। ऐसा क्यों होगा? क्यों? देखिए यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास ये क्या है, सरफेस है। सरफेस यानी यही तो सरफेस है ना, वाटर का सरफेस तो यही है। इस पर नॉर्मल कैसे ड्रॉ होगा, ऐसे ड्रॉ होगा। यानी जो ये नॉर्मल ड्रॉ करूँगा मैं, किसी भी पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं, तो जो नॉर्मल ड्रॉ होगा हमेशा क्या होगा, सीधा सीधा ड्रॉ होगा। अगर सीधा सीधा नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हो तो उस सीधे सीधे नॉर्मल पर या उस सीधे सीधे नॉर्मल से अगर कोई लाइट बाहर की ओर, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, डेंसर से रेयर मीडियम में लाइट को भेज रहे हैं, डेंसर से रेयर मीडियम में लाइट को भेज रहे हैं। यानी कि उस सिक्के के पास से जो रोशनी आ रही होगी, बहुत ध्यान समझिएगा, जो आ रही होगी वही तो आपकी आंखों में जाएगा और सिक्का को दिखाएगा ना। समझ पा रहे हैं? सिक्के को हम क्यों देख पा रहे हैं, क्योंकि सिक्के के पास से जो रोशनी आ रही है वही हमको क्या कर रही है, मेरी आंखों तक पहुंच रही है और मेरी आंखों में ये बता रही है कि देखो वहाँ पर वो सिक्का है। तो इसका मतलब लाइट की रोशनी कहाँ से आ रही है, डेंसर मीडियम से ऊपर की ओर आ रही है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और एक रे क्या कर रही है, डाइवर्ज होकर कुछ इस तरीके से पड़ रही है। तो आपको पता है कि अगर कभी भी रेज डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो क्या होती है मेरे भाई, अवैध नॉर्मल होती है। ये नॉर्मल है। डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो अवैध नॉर्मल होती है। और मान लीजिए यहाँ पर है आपकी आँख, सबको मैं मिटा दे रहा हूँ, यहाँ पर है आपकी आँख, यानी इस रे को आप क्या कर रहे हो, यानी इस ऑब्जेक्ट को आप देखना चाह रहे हो, तो ऑब्जेक्ट आपको दिख कहाँ रहा है, बहुत ध्यान समझिएगा, दिख कहाँ रहा है, यहाँ दिख रहा है। ठीक है, समझ पा रहे हो? हमने कुछ किया नहीं है, मैं आराम से फिगर बताऊंगा। सबसे पहले हमने क्या देखा कि जो एक सीधी रे जा रही थी वो तो सीधा सीधा निकल जाएगी, क्योंकि नॉर्मल पर लाई होकर निकल रही, तो नॉर्मल के ऊपर पड़ी हुई रे कभी भी डेविएट नहीं करती, वो सीधा सीधा जैसे इंसिडेंट करती है वैसे निकल जाती है। लेकिन दूसरा रे क्या देखा कि कुछ एंगल पर पड़ रही है। अगर कुछ एंगल पर पड़ रही है तो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, ये होगा। और नॉर्मल इस सरफेस के लिए यहाँ पर नॉर्मल क्या होगा, सीधा होगा। और एंगल आपको पता है कि जब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है तो अवैध नॉर्मल जाती है, मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में बता दिया है, ध्यान समझिएगा। अवैध क्या नाम है, नॉर्मल जाती है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड एंगल हो जाएगा। साफ साफ समझ में आ रहा है आपको, कोई डाउट नहीं, कोई समस्या नहीं इस बात में।
अब बात आती है कि जो रिफ्रैक्टेड रे है, या जो रिफ्रैक्टेड रे है डेंसर मीडियम, रेयर मीडियम में, डेंसर से रेयर मीडियम में, अगर मैं उसको पीछे की ओर एक्सटेंड करूंगा तो कहाँ पर, यहाँ पर कोई पॉइंट बनाएगी। तो मान लीजिए इन पॉइंट्स का मैं नाम दे रहा हूँ, इसको दे दे रहा हूँ ए, इसको दे दे रहा हूँ बी, इसको दे दे रहा हूँ सी और इसको दे दे रहा हूँ डी। समझ पा रहे हैं? ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बेसिकली हमको ये प्रूव करना है कि हमने यहाँ पर रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ के बीच में रिलेशन निकालना है, बस यही काम करना है। अब बात आ जाती है कि इसको थोड़ा समझें कैसे। देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ क्या है तो आप कैसे बताओगे? देखना, क्योंकि आपको पता है कि जो रे सरफेस को छोड़कर जब बाहर की ओर निकलेगी वही रिस्पॉन्सिबल होगी हमारी आंखों तक पहुंचने के लिए। समझ पा रहे हैं? तो जब रे सरफेस को छोड़कर बाहर की ओर एंगल बना के, बड़ा एंगल बना के बाहर की ओर एक्सटेंड कर रही है, तो इसका मतलब ये वाली रे और ये वाली रे, यही दोनों रेस क्या होंगी? रिस्पॉन्सिबल होंगी हमको इस ऑब्जेक्ट को दिखाने के लिए। तो हमने देखा कि इस रे को जब मैंने पीछे वाटर में एक्सटेंड किया तो यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, और ये वाली रे तो इंटरसेक्ट कर ही रही है इस पॉइंट को। तो इसका मतलब बाहर से जब हम इस सिक्के को देख रहे होंगे सरफेस पर, तो सिक्का तो पड़ा सरफेस पर ही होगा, लेकिन हमको दिख कहाँ रहा होगा? सरफेस के थोड़ा ऊपर, सरफेस से थोड़ा ऊपर, यानी ग्राउंड सरफेस से थोड़ा ऊपर। तो इस हाइट को हम क्या कह देते हैं? इस हाइट को आप कह दीजिए x, और यहाँ से यहाँ तक की जो पूरी डेप्थ है इसको कह दीजिए क्या? h कह दीजिए। कोई दिक्कत इस बात में? यहाँ से यहाँ तक, यानी जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है वहाँ तक हमने कर दिया x, और पूरे के पूरे डेप्थ की, यानी पूरे जो कंटेनर की डेप्थ था, यानी वाटर के सरफेस से लेकर नीचे कंटेनर के बेस तक की जो लंबाई थी, उसको हमने क्या मान लिया? h मान लिया। इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई समस्या नहीं है। अब आ जाती है बात, इसका मतलब ये है कि रियल डेप्थ क्या है? h है, और एपरेंट डेप्थ क्या है? x है। यानी जो हम, जहाँ पर हमको सिक्का दिख रहा है वो क्या है? x है, और जहाँ पर रखा गया है सिक्का वो क्या है? h है। अब बात आ जाती है स्नेल्स लॉ। आखिर भाई रिफ्रैक्शन हो रहा है इसके अंदर, तो हमको क्या लगाना पड़ेगा? स्नेल्स लॉ। मैंने आपको स्नेल्स लॉ बताया है कि वाटर से एयर में जा रहा है, इसका मतलब N2 इंटू वॉट? साइन आई, क्योंकि जहाँ से जाता है वहाँ से एंगल आई बनाता है, और जहाँ जिसके तरफ जाता है वहाँ पे एंगल ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ आर बनाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा N2 साइन आई इक्वल टू N2 साइन आर, सॉरी N1 साइन आर। कोई दिक्कत? अब स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग साइन आई अपॉन साइन आर अगर निकालना होगा तो क्या होगा? N1 अपॉन N2, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। इसमें कोई दिक्कत नहीं, साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई परेशानी? ये हम सब डिस्कस कर चुके हैं पिछले क्लासेस में। मैं बार बार इन सारी चीज़ों को इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि टाइम टेकिंग है। अब आ जाती है बात कि अगर एपरेंट डेप्थ हमारा देखा जाए तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एपरेंट डेप्थ क्या है मेरे भाई? एपरेंट डेप्थ आपका AD, जो कि क्या है? x है। रियल डेप्थ क्या है? आराम से देखते चलिए, AC, जो कि क्या है? h है। यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आ जाता है कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 और N2 है दो मीडियम के लिए, और हमारे पास साइन I और साइन R की वैल्यू दिया है, तो अब आप कुछ करना नहीं है। अब आपको करना क्या है? एंगल कंसीडर करना है। अब ध्यान से देखिए, एंगल कैसे कंसीडर किया जा सकता है। अगर मैं देखूं तो ये एंगल R है, और ये एंगल क्या है? और मैं उसमें कुछ लगा सकता हूं, बिल्कुल देखिए। अब आ जाइए, अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी इसको मैं ट्रायंगल मान के कंसीडर करना चाहूँ, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ट्रायंगल कैसे माना जा सकता है? ट्रायंगल कैसे माना जा सकता है, इसके बारे में आप मुझे बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे? देखो, ये तो 90 डिग्री है, आपको दिख रहा है, सीधा सरफेस से 90 डिग्री बनाया है। कोई दिक्कत इस बात में नहीं है। अब आ जाओ, ये देखो ध्यान से, यहाँ मैं बना रहा हूँ, यहाँ देखो, ये है सरफेस वाटर का, ये है सीधी वाली रे, और ये भी क्या है? दूसरी नॉर्मल। कोई दिक्कत इस बात में? तो आपको क्या दिख रहा है? दो पैरेलल लाइंस को एक लाइन क्या कर रही है? ट्रांसवर्सल, इंटरसेक्ट कर रही है, काटते हुए सीधा निकल जा रही है। और यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? आप ऐसे भी दे सकते हो, ये देखो, यहाँ पे ऐसे देखो, ठीक है। आप ऐसे भी देखोगे तब भी आपको समझ में आएगा कि दो लाइंस को ट्रांसवर्सल क्या कर रहा है? काट कर निकल रहा है इस तरीके से। देख पा रहे हो ना? इस लाइन को मत याद रखो, बस इसको याद रखो। दो लाइंस को, इस लाइन को और इस लाइन को, ये ट्रांसवर्सल, ये वाली लाइन, ये इंसिडेंट वाली जो रे है, ये वाली,
ये क्या कर रही है, इन दोनों लाइंस को क्या कर रही है, काट रही है, बिल्कुल काट रही है ना, दो पैरेलल, क्योंकि भाई ये भी परपेंडिकुलर है इस सरफेस पे, ये भी परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल ही तो है, कहीं पे भी ड्रॉ करेंगे आप, इन दोनों के बीच में 0 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब देखिए, और ये वाली लाइन क्या कर रही है, इन दो पैरेलल लाइंस को क्या कर रही है, अब ये पैरेलल लाइन नीचे तक एक्सटेंड हो सकती है ना, ये यहाँ तक एक्सटेंड हो सकती है, इन दोनों पैरेलल लाइंस को क्या कर रही है, काट रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो आपको पता है जब ट्रांसवर्सल दो लाइन को इंटरसेक्ट करता है तो इनके बीच का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है, इक्वल हो जाता है, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल हो जाते हैं, ये सब आपको पता है, ये मैथमेटिक्स है। इसका मतलब ये वाला एंगल आई, ये पूरा नहीं था याद रखिएगा, ये वाला एंगल आई, ये भी एंगल आई हो जाएगा, कोई दिक्कत, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात आ जाती है कि एंगल आर के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं कि एंगल आर कैसे बनेगा। अब देखिए, अब आ जाते हैं, देखिए अगर ये एंगल आई है तो एंगल आर यहाँ पे होना चाहिए। अब ये कैसे बनेगा, देखिए ये बन जाएगा आपका, हाँ अब देखिए, अब एंगल आर को भी आप बना सकते हैं, कैसे, ये देखिए, सिर्फ मैथमेटिक्स है इसमें, बहुत ध्यान से समझिए, एकदम परेशान होना नहीं है। एंगल आई समझ में आया, ये बन रहा था एंगल आई, ये बन रहा था, ये बन रहा था एंगल, ये एंगल आई बन रहा था ना, आई तो ये होगा आई, इस वजह से हमने किया। अब एंगल आर को भी थोड़ा देख लेते हैं। अब देखिए एंगल आर क्या है, एंगल आर क्या है, ये है आई एंगल, मतलब ये इंसिडेंट वाली रेज है, ये वाली नॉर्मल वाली बना रहे हैं। एंगल आई कैसे बन रही है, ऐसे बन रही है एंगल आर, कोई दिक्कत, इसमें कोई समस्या है? तो ये अगर एंगल आर है तो ये पूरा पूरा एंगल क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, कोई समस्या इस बात में? वर्टिकली अपोजिट एंगल, दो पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल कट करेगा तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बराबर होंगे। फिर यहाँ पर क्या बन रहा है आपका, जेड बन रहा है, जेड बन रहा है, जेड जो कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है, तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। कोई दिक्कत इस बात में, कोई समस्या इस बात में? ये वाली रे जो आगे की ओर बढ़ रही थी, इसी को एक्सटेंड करके हम पीछे की ओर ले आए थे इस पॉइंट डी पर, तो इसका मतलब ये जो जेड बन रहा है, देखिए यहाँ से ए डी, फिर ये वैल्यू बी तक, और फिर ये वाली लाइन ये जेड बना रही है ना, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से जब ये पूरा का पूरा एंगल आई आर हो गया तो ये क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, सॉरी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी आर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? आराम से वीडियो को पीछे जाकर देखिएगा। अब अगर हमारे पास आर और आई की वैल्यू आ गई है तो अब हम आसानी से साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकाल सकते हैं। तो अगर मैं साइन आई सबसे पहले निकालता हूँ, साइन आई निकालना चाहता हूँ, तो साइन आई क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, हाइपोटेन्यूज क्या है, पूरा का पूरा हाइपोटेन्यूज ये क्या होगा, बी सी। कोई दिक्कत? सिमिलरली साइन आर निकालेंगे तो क्या आएगा, साइन आर निकालेंगे तो ए बी अपॉन डी बी। इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब वैल्यू को चाहे तो आप यहाँ पर भी पुट करके रख सकते हैं, आप यहाँ पर पुट करके रखिए वैल्यू को। अब देखिए इसमें एक चीज़ और क्या आपको देखना है, अगर आपके पास साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ गया है तो अब आप इसकी मदद से आसानी से आई साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू N1 अपॉन N2 का रिलेशन निकाल सकते हैं। लगाइए, अप्लाई करिए। साइन आई अपॉन साइन आई की वैल्यू क्या आ गई, ए बी अपॉन ये वैल्यू आ गई बी सी, और ए बी अपॉन ये भी आ गई। अब अगर मैं साइन आई अपॉन साइन आर की वैल्यू रखता हूँ, ए बी से बी कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, डी बी अपॉन बी सी आएगा, डी बी अपॉन बी सी। तो डी बी क्या है मेरे भाई, ये है, और बी सी क्या है, ये है। कोई दिक्कत इस बात में? इस बात में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब बात आ जाती है कि अगर डी बी और बी सी की वैल्यू ये होगी, एक सेकंड फ़ोन आ रहा है, एक सेकंड रुक जाइए। हाँ एक सेकंड, मैसेज हो गया, ठीक है। अब अगर आपको मैं यहाँ साइन आई अपॉन साइन आर की वैल्यू रखने को कहूँ तो आप रख सकते हो। कहाँ रखूँ मैं, यहाँ रख देता हूँ, देखिए ये रखता हूँ। अब आप साइन आई अपॉन साइन आर की वैल्यू रखो तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी। साइन आर रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी डी बी अपॉन ए बी से भी कटा, डी बी अपॉन बी सी, N1 अपॉन N2, यही आ रहा है। कोई दिक्कत इस बात में? इस बात में कोई समस्या नहीं है। अब इसका मतलब क्या है तो समझिए, इसका मतलब ये है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के होने की वजह से ही इस वाले रे में और इस वाले रे में क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। क्योंकि भाई अगर दो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता ही नहीं, दो हमारे पास मीडियम होते ही नहीं, तो ये रियल और अपरेंट डेप्थ की बात ही ना आती। समझ पा रहे हैं ना, रियल और अपरेंट डेप्थ की बात ही ना हो पाती। अब अगर हमारे पास ये टर्म है,
अब मुझे AD और AC से इसको क्या करना है, इक्वेट करना है, AD और AC से इसको सॉल्व करना है। अगला लगाइए, आगे देखिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व करिए, मैं बता रहा हूँ, बहुत आसान है। अब अपना दिमाग लगा लीजिए आप, उसके बाद मैं बताता हूँ। यानी हमारे पास dB अपॉन BC इक्वल टू N1 अपॉन N2 आ गया, यानी dB अपॉन BC इक्वल टू N1 अपॉन N2 का रेशियो आ गया। ये तो पता चल रहा है कि ड्यू टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास एपरेंट और रियल डेप्थ मिल रही है, क्योंकि हम ये नहीं कह रहे, ये इक्वेशन कह रहा है। ये रेशियो तभी आया होगा जब N1 अपॉन N2 यानी दो मीडियम्स के अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आए होंगे। अब बात आती है कि सर हमारे पास हमने सब कुछ जितना था अप्लाई तो कर लिया है, तो अब हम रियल और एपरेंट डेप्थ पर कैसे पहुँचेंगे। तो देखिए यहाँ समझिएगा, अब मैं इस चीज़ को मिटा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं मिटा कर आगे लिखता हूँ। स्क्रीनशॉट लीजिए, लिखना है लिख लीजिए, जो भी करना है जल्दी से जल्दी, ठीक है। अब देखिए, अब आपके पास क्या है कि आपको ये पता है, अब आपको ये पता है कि ये जो फिनोमिना मैंने बनाई है, ये जो फिनोमिना मैंने बनाई है, ये कैसे बनाई, आपको दिख रहा है ना, एक बड़ा बड़ा फिनोमिना दिख रहा है, दो एंगल्स यानी दो रेस को मैंने अलग अलग से बहुत दूर दूर रख दिया है। लेकिन रियलिटी में ये जो पूरी की पूरी फिनोमिना होगी, ध्यान रखिएगा, रियलिटी में ये जो पूरी की पूरी फिनोमिना होगी, जो सीधा सीधा रे निकल रहा था और जो एंगल पर रे निकल रहा था, ये सब के सब कैसे निकलेंगे, ये सब के सब रेज, यानी ये BC वाली रे और ये AC वाली रे, इनके बीच में कोई आपको डिफरेंस ही समझ में नहीं आएगा। यानी इस एंगल के सामने का जो परपेंडिकुलर वाला कॉन्सेप्ट था, AB का जो कॉन्सेप्ट था, ये इन दोनों रेज को, यानी ये BC वाली रे और AC वाली रे, इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो इतना मिनिमम होगा, इतना छोटा होगा उस रे का एंगल, कि आप साइन थीटा का परपेंडिकुलर बता ही नहीं पाएंगे। मैंने आपको बहुत पहले भी बताया कुछ वीडियोज़ में, अपने पुराने वीडियोज़ में, कि अगर हमारे पास एंगल बहुत छोटा है, एंगल बहुत छोटा है, तो परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज बताना क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। तो हम यहाँ पर ये कंसीडर करते हैं, ये मानते हैं और ये देखते भी हैं प्रैक्टिकली कि जो दो रेज निकल रही हैं इनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस थी ये AB, ये बहुत 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 मिनिमम होती है। सो दैट्स वाई हम ये कह सकते हैं कि ये पूरी की पूरी BC रे लगभग लगभग ओवरलैप होती है AC पर, और पूरी की पूरी BD वाली जो रे होती है, ये पीछे वाली जो रे आई डॉटेड वाली, ये पूरा का पूरा ओवरलैप होता है किस पर, क्या नाम है, AD पर ओवरलैप होता है। क्यों, क्योंकि दोनों में कॉमन क्या है मेरे भाई, दोनों में कॉमन आपको देखने को क्या मिल रहा है, ये दोनों में कॉमन आपको देखने को क्या मिल रहा है, AB दोनों में कॉमन देखने को मिल रहा है। तो जब AB की ही विड्थ हमने बहुत मिनिमम कर दी, यानी दो रेस के बीच की विड्थ बहुत मिनिमम है, जब बहुत मिनिमम, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बहुत मिनिमम हो जाएगा। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बहुत मिनिमम होगा, तो परपेंडिकुलर निकालना क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो आप ये कहोगे कि ये BD वाली जो रे थी और BD वाली जो रे थी और BC वाली रे थी, ये परपेंडिकुलर बहुत बहुत छोटा होने की वजह से ये दोनों रेस क्या होंगी, लगभग लगभग इस वाले नॉर्मल पर ओवरलैप्ड होंगी। और जैसे ही ओवरलैप होंगी, तो अब आप BD की जगह क्या लिख सकते हो, जो ये BD है, इस BD की जगह आप लिख सकते हो AD, यहाँ लिख दीजिएगा AD, और इस BC की जगह आप लिख सकते हो AC। समझ पाए? नहीं समझ पाए तो फिर से वीडियो को पीछे जाकर देखिएगा, जो मैंने बताया है इसका स्टेटमेंट समझिए। यहाँ तक जब आप निकाल लिए होंगे, क्या नाम है, BD अपॉन BC के बराबर इक्वल टू N1 अपॉन N2, तो वहाँ स्टेटमेंट सुनिएगा और उसको लिखिएगा। तो वहाँ पर स्टेटमेंट ये कहता है कि हियर वी आर कंसिडरिंग दैट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर बोथ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज सेम। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस AB is for sin I and sin R is same. That's why if we are considering the perpendicular distance is very small such that BC and BD overlap across the normal ray, AC, then we get BD equal to AD, BC इक्वल टू AC। और जहाँ जहाँ पर BD रखा था वहाँ AD रख दीजिएगा, जहाँ BC रखा था वहाँ पर AC रख दीजिएगा, और यहीं से आपका निकल कर आ जाएगा क्या, रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ का कॉन्सेप्ट, और आपको मिलेगा AD की वैल्यू क्या मानी थी, X, यानी X अपॉन H इक्वल टू N1 अपॉन N2। यहीं से रिलेशन आपको निकल कर आएगा। यानी अगर यहाँ से आप निकालना चाहो वैल्यू, किसी एक की वैल्यू भी निकालना, अगर चाहते हो आप, तो यहाँ से निकाल सकते हो X अपॉन H N2 के साथ, यह आ जाएगा N1 की वैल्यू। यानी N1 की वैल्यू भी N2 की वैल्यू अगर निकालना चाहोगे तो क्या आ जाएगी,
N1 इंटू एच अपॉन एक्स, यहाँ से निकाल सकते हो। यानी अगर हमको रियल डेप्थ एपरेंट डेप्थ दिया हो और किसी एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता हो तो दूसरे मीडियम का भी क्या निकाला जा सकता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला जा सकता है। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये आप में से बहुत लोगों के दिमाग में उठेगा कि सर हम ये कंसीडर क्यों कर रहे हैं, ए बी को हमने मिनिमाइज क्यों कर दिया, आप ऐसा कैसे मान रहे हैं। तो देखिए होता क्या है कि हमारी जो आँख है वो एक फिक्स डिफाइंड शेप की है, तो रेज तो बहुत सारी निकलेंगी, जो कॉइन रखा होगा सरफेस पे उससे तो रेज बहुत सारी निकलेंगी। तो हमारा आँख क्या है, हमारा जो आँख की आइरीज है, मसल्स है, यानी जो भी वैल्यूज़ हैं वो क्या है, आँख के अंदर जो रोशनी जाती है, जो ऑब्जेक्ट की रोशनी बनती है वो क्यों इस साइज़ की बनती है, किस वे में जाती है, वो उसी वे में जाती है जितना बड़ा उसका छेद होता है, जितनी उसको ज़रूरत होती है। तो कहने का मतलब हमने इस ए बी की वैल्यू को मिनिमाइज इसलिए कर दिया क्योंकि हमारी जो आँख यहाँ पर देख रही होगी ऑब्जेक्ट को, वो बहुत मिनिमम डिस्टेंस को मेज़र करती है। यानी एक एक्यूरेट डिस्टेंस को, एक एक्यूरेट वैल्यू को निकालने के लिए ऑब्जेक्ट क्या करेगी, आँख क्या करेगी, बहुत मिनिमम डिस्टेंस को मेज़र करना चाहेगी, बहुत एक्यूरेट डिस्टेंस को मेज़र करना चाहती है। समझ रहे हैं। तो जैसे ही ये ए बी की वैल्यू जब हम मिनिमाइज़ कर देंगे तो आपको ये लगभग एक रे दिखने लगेगी, क्योंकि अभी तो बहुत बड़ा वाइड एंगल दिख रहा है ना, तो आँख के पास तो ये एंगल बहुत बड़ा हो जा रहा है, तो रेज बाहर भी निकल जा रही हैं, तो आँख के पास सिर्फ एक ही दो रे बन पा रही है जो कि बहुत नज़दीक है किसके, इस ए सी वाले रे के। बहुत दूर वाली रेज नहीं बन पा रही हैं, बहुत नज़दीक वाली। तो बहुत नज़दीक का मतलब ऐसा नहीं है कि 1 मीटर, आधा मीटर, 50 मीटर, नहीं, बहुत नज़दीक का मतलब 1 सेंटीमीटर, 0.01 सेंटीमीटर, 0.3 सेंटीमीटर, बहुत मिनिमम डिस्टेंस पर। तो जब इस मिनिमम डिस्टेंस को आप कंसीडर करोगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि कैसे ये ए बी ओवरलैप हो गया किस पर, इस पूरी की पूरी लाइन पर। और जैसे ही ओवरलैप हो गया तो बी डी और बी सी को हमने क्या कर दिया, ए डी और ए सी में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि हमारी आँख उतना ही वैल्यू देखेगी, उतनी ही एग्जैक्ट वैल्यू देखना चाहती है उतनी ही वैल्यू देखना चाहती है जहाँ पर हमको क्या करना है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन निकालना है। समझ रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम रेज तो हमारी आँख के अगल बगल से निकल जाती है ना, तो हमारी आँख के पास तक जितनी रेज जाएंगी, जितनी अच्छी रेज जा सकती है, जितना हम एपरेंट और रियल डेप्थ के बीच में कम से कम डिफरेंस निकाल सकते हैं, उस वैल्यू को कंसीडर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ए डी के बीच का डिस्टेंस क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। क्योंकि याद रखो, जैसे जैसे ये डिस्टेंस रेज बढ़ती चली जाएंगी वैसे वैसे एपरेंट डेप्थ क्या होगा, नज़दीक आता चला जाएगा, यानी ये ए के और नज़दीक होता चला जाएगा। समझ पा रहे हो ना। तो ये डिस्टेंस क्या होगी, बहुत बढ़ती चली जाएगी। लेकिन इन रियल हमको क्या करना है कि बहुत मिनिमम सा एक डिफरेंस देखना है रियल और एपरेंट डेप्थ के बीच में, तो करना क्या पड़ेगा, इन दोनों को आपस में बहुत पास लाना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं, होप आप समझ पाए होंगे, तो वीडियो को पीछे जाकर देखिएगा। अब हमारे पास रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ का रिलेशन आ चुका है, हमारे पास ये डेरिवेशन हमने कर ली है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये ओवरऑल आपका क्या था, ये था आपका ओवरऑल रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ का कॉन्सेप्ट। यहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चन आता है, आप इस डायरेक्टली आप इस रिलेशन से इस क्वेश्चन को देख सकते हो। साथ ही साथ आप ये भी देख सकते हो कि इस डेरिवेशन को भी कई बार 1-2 नंबर में पूछ लेता है, तो इस बात का खासा ध्यान रखिएगा। अदरवाइज़ इसका जो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो यही है कि आपको यहाँ से न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे, वो भी खासकर इस फॉर्मूले पर, ये जो फॉर्मूला हमने बनाया है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आराम से, एक चीज़ का हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आराम से समझाऊंगा एक चीज़। जो चीज़ें नहीं समझ में आएंगी आप कमेंट सेक्शन में पूछोगे तो मैं फिर से बता दूंगा, लेकिन पढ़कर आपको क्या करना है, इसको आना है। ठीक है, कोई दिक्कत इस बात में, कोई समस्या हो तो बता दीजिएगा। अब यहाँ से एक चीज़ और आप निकाल सकते हो, जानते हो क्या, अगर मैं निकालना चाहूँ तो देखो, अगर मैं निकालना चाहूँ तो एक चीज़ और निकाल सकता हूँ। ये तो फॉर्मूला आपने ले लिया होगा, इसके एक फॉर्मूला और निकाल सकता है। देखो, अगर मैं x को कह दूँ क्या एपरेंट डेप्थ है, इसका मतलब अगर x की वैल्यू में निकालना चाहूँ तो n1/n2 करके क्या कर सकता हूँ, h की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ। यानी एपरेंट डेप्थ निकालने के लिए 2 मीडियम्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता हो और उसकी रियल डेप्थ पता हो तो आसानी से एपरेंट डेप्थ निकाला जा सकता है। सिमिलरली एपरेंट डेप्थ निकालने के लिए दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता हो तो रियल डेप्थ निकाला जा सकता है अगर एपरेंट डेप्थ दिया हो। यानी कुछ भी डालकर कुछ भी आप निकाल सकते हो, इस चीज़ का हमेशा याद रखना। और ये सारी जितने इक्वेशंस मैंने बनवाए इस पर न्यूमेरिकल आता है, इस बात का खासा ध्यान रखिएगा। कोई दिक्कत इस बात में? चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, अब जैसे कि इसको आप समझ कैसे सकते हो, यानी आप इसको रियल लाइफ में देखते कैसे हो कि क्या ये रियलिटी में ऐसा कैसे कहाँ देखने को ये मिलता है। एक तो हो गया पानी के अंदर वो जो एक्सपेरिमेंट आप करते हो वो देखने को मिलता है, यानी जो पानी के अंदर हम लोग सिक्का डालते हैं तो सिक्का हमको थोड़ा ऊपर उठता हुआ दिखता है, या कोई भी मटेरियल जो डालते हैं ऊपर उठता हुआ दिखता है, तो वो तो एक एक्सपेरिमेंट ये हो गया। दूसरा एक्सपेरिमेंट होता है आपका सन वाला कॉन्सेप्ट। सन का मतलब जब सन ढलने लगता है, यानी सूरज जब अस्त होने लगता है, सनसेट होने लगता है, तो आप देखते हो कि सूरज अस्त होने से पहले मतलब
आज तो हो चुका है, लेकिन वो रियलिटी में दिख कहाँ रहा है, आपको ऊपर दिख रहा है। यानी अपने होराइजन से वो जा चुका है कहाँ, अंदर घुस चुका है सूरज, लेकिन रियलिटी में अपेरेंटली आपको कहाँ दिख रहा है, थोड़ा ऊपर दिख रहा है। आप अपनी एनसीईआरटी की बुक या कहीं बुक में देखोगे तो आपको ऐसे फिगर मिलेगा देखने को। मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, देखिएगा, आपको चीज़ें कुछ ऐसी बुक में देखने को मिल जाएंगी। अगर आप इसको एनसीईआरटी में अपने देखोगे तो मान लीजिए अर्थ का सरफेस है ये, तो सूरज आ चुका है यहाँ, लेकिन आपको दिख कहाँ रहा है यहाँ, यानी रियलिटी में सूरज है यहाँ पे, लेकिन आपको दिख कहाँ रहा है, यहाँ दिख रहा है। समझ पा रहे हैं? यानी रियल ये पार्ट है और एपरेंट ये है। तो अब आप सोचो कि रियल और एपरेंट में ये डिफरेंसेस जो आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं? ड्यू टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ड्यू टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका मतलब अर्थ के पास जितने लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर के, उन सब में अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मटेरियल्स हैं, उन सब में अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की गैसेज हैं। समझ पा रहे हैं ना? इस वजह से जब रोशनी सन से निकलकर हमारे आंखों तक पहुंचना चाह रही है, हमारी आंखों तक पहुंच रही है, तो उसको अलग अलग मीडियम में क्या करना पड़ा है, रिफ्रैक्शन करना पड़ रहा है। और जैसे ही अलग अलग मीडियम में रिफ्रैक्शन करेगी, रिफ्रैक्ट करेगी, तो आपको पता है कि जो रियल डेप्थ थी, यानी जहां पर सूरज जा चुका है, अब वो रियलिटी में वहां न दिखकर कहां दिखेगा, अपेरेंटली सर्टेन ऊपर दिखता है। यानी अब ये डिपेंड करता है कितने एंगल पर पड़ रहा है, किन एंगल्स पर ये पड़ रहा है, इस वजह से आपको ये क्या दिखता है, ऊपर की ओर दिखता है। यानी आप इन जनरली ये समझ सकते हैं कि जो भी रिफ्रैक्शन का फिनोमिना है, जिसमें रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ का कॉन्सेप्ट है, वो आपका एक सन जब सेट हो जाता है उसके बाद भी आपको वो ऊपर की ओर दिखता है, ड्यू टू द रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ का कॉन्सेप्ट यही होता है। आप इस चीज़ को आसानी से देख सकते हैं। इस स्टेटमेंट को भी आप, इस टर्म को भी आप अपने बुक से पढ़ सकते हैं। ओवरऑल ये एप्लीकेशन है इसी चीज़ का यहाँ पर, ठीक है ना? इसमें कोई दिक्कत होगी तो बता दीजिएगा, अदरवाइज़ इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई समस्या नहीं है इस बात में। अब इससे ज़्यादा चीज़ें आपको बहुत जानने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना जानिए इस टॉपिक में। इससे ज़्यादा अगर कुछ जानने की ज़रूरत होगी तो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? तो यहाँ तक था ये आपका रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ का कॉन्सेप्ट। इसमें कोई भी डाउट होगा तो उसको मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं उसको एक बार फिर से आपसे डिटेल डिस्कशन कर दूँगा। धन्यवाद।